हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है शुम्पीटर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो शुम्पीटर ने क्या ग्रोथ की थ्योरी दी थी वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से ये अटेम्प्ट किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर आपको इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है शुम्पीटर का, उसके बाद एजम्पशंस लूँगा, उसके बाद ग्रोथ प्रोसेस क्या बताया था उन्होंने वो बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि डिके ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो शुम्पीटर है उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, और लास्ट में डिस्कस करेंगे उनकी क्रिटिसिज्म कि उनके मॉडल की क्रिटिसिज्म क्या है। तो ये नंबर वाइज सारा का सारा आपको डिस्कस करना होगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि शुम्पीटर ने क्या कहा था। इट वॉज इन 1911 दैट प्रोफेसर शुम्पीटर, a German economist, propounded a growth model in his pioneer attempt, the theory of economic development। तो शुम्पीटर ने 1911 में जो जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं शुम्पीटर, उन्होंने 1911 में अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस बुक के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कोई भी कंट्री है वो किस तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, शुम्पीटर considers innovations as the prime force behind economic growth। उनका ये मानना था कि innovations main force होता है किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। He is of the opinion that the growth is not the consequence of a set of continuous changes। उनका ये मानना था कि जो ग्रोथ है वो लगातार चेंजेस होने को नहीं कहते, rather it is caused by discontinuous changes that raise the level of income and output in the economy। उनका ये मानना था कि ये कुछ डिसकंटिन्यूस फोर्सेस होती हैं जो अचानक से आती हैं और लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट को इकोनॉमी में बढ़ा देती हैं। और वो क्या कहते थे, प्रोफेसर शुम्पीटर वाज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म। वो जो कैपिटलिज्म के फ्यूचर के साथ काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे। किस तरीके से? हाउएवर ही टेंडेड टू बिलीव दैट it is the success of capitalism itself which brings about the downfall of the system। उनका ये मानना था कि कैपिटलिज्म की सक्सेस ही कैपिटलिज्म की डाउनफॉल का रीज़न बनेगा। मगर वो कार्ल मार्क्स की तरह कट्टर नहीं थे, रिजिड नहीं थे, उनका अलग से तरीका था समझाने का। वो क्या कहते थे वो डिस्कस करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो शुम्पीटर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था, चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर शुम्पीटर ऑफर्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। जो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है उससे थोड़ा डिफरेंट था उनका कॉन्सेप्ट। ही राइट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूस चेंज इन द चैनल्स ऑफ द फ्लो, डिस्टर्बेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम which forever alters and displays the equilibrium state previously exists। उनका ये मानना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, येट कंटिन्यूस चेंज को कहा था उन्होंने कहा था जो चैनल्स ऑफ फ्लो है ये लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यूस है मगर स्पॉन्टेनियस है। समझ की बात? और डिस्टर्बेंस जो भी इक्विलिब्रियम में आते रहेंगे वो लगातार इकोनॉमी को ऊपर नीचे करके चेंज करते रहेंगे। किस तरीके से? Schumpeter maintains that the process of economic growth is neither gradual nor harmonious। ये जो ग्रोथ प्रोसेस है ग्रेजुअल नहीं है, आस्ता आस्ता नहीं स्टार्ट होता, कभी भी चल रहा होता है, लगातार चल रहा होता है। ये नहीं कि एकदम से स्टार्ट हो गया। नॉर हारमोनियस, ये हारमोनियस भी नहीं है। कैसे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंसिक्वेंस ऑफ डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम। कोई भी इकोनॉमी में या सिस्टम में डिस्टर्बेंस आती है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पैदा होती है। कैसे? द एसेंस ऑफ development is discontinuous change in the circular flow and disturbance of existing equilibrium which gives place to new equilibrium। उनका ये मानना था कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चल रही है, उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगी और डिस्टर्बेंस की वजह से सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज होंगे जिसकी वजह से एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। शुम्पीटर यूजेस द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। उनका ये मानना था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू हिम economic development is a spontaneous and discontinuous change causing disturbance of existing equilibrium which gives place to new equilibrium। फिर से वही बात कि उनका ये मानना था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्पॉन्टेनियस और डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब ऊपर नीचे होकर आती है और लगातार नहीं चलती, और ये आती किस लिए? डिस्टर्बेंस की वजह से। जो एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द अदर हैंड इज अ लॉन्ग पीरियड कंटिन्यूस एज वेल एज स्टेबल
चेंज कॉज्ड बाय सेविंग्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। उनका ये मानना था जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि स्टेबल भी होता है, मतलब इकोनॉमी लगातार ग्रो तो करती है मगर डेवलपमेंट कभी कभी करती है, ठीक है। एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी वजह क्या बताई उन्होंने, सेविंग्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। Thus, the term development is used to refer to discontinuous and spontaneous change, while the term growth refers to consistent and continuous changes in the system. तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनके हिसाब से स्पॉन्टेनियस और डिसकंटिन्यूस है, और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट और कॉन्टिन्यूस चेंज, लगातार कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट तरीके से इकोनॉमी में आती रहेगी। समझ की बात। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दो अलग अलग कॉन्सेप्ट से डिस्कस करते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर, इनोवेशंस आर द प्राइम कॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनका ये मानना था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन रीज़न ही यही है कि इनोवेशंस आती हैं। इनोवेशंस सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी थ्योरी में। इनोवेशंस ब्रिंग अबाउट अ सिचुएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। उनका ये मानना था कि किसी भी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट आती है इस वजह से क्योंकि इनोवेशंस आती हैं। व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इनोवेशंस इज एग्जॉस्टेड देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन द सिस्टम। उनका ये मानना था कि अगर इनोवेशंस एग्जॉस्ट हो जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, नए नए मेथड्स नहीं आ रहे, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी इकॉनमी में कि डिफ्लेशन हो जाएगा और इकॉनमी डिप्रेशन की तरफ जाती दिखेगी। अब इस पूरी की पूरी थ्योरी के एजम्पशंस क्या है, चलिए शुरू करते हैं। शुम्पीटर्स ग्रोथ मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। पहली एजम्पशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ सर्कुलर फ्लो। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सर्कुलर फ्लो के तौर पे चलेगी। सर्कुलर फ्लो क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा इकोनॉमी में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको उसका भी लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ फ्लो ऑफ डिसकंटिन्यूस चेंजेस। उनका ये मानना था जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, बट ये डिसकंटिन्यूस चेंजेस दिखाता है, लगातार नहीं होती इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑब्टेन क्रेडिट रेडिली, के जो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लगातार क्रेडिट मिल जाएगा, कोई क्रेडिट या लोन लेने में उनको कोई रुकावट नहीं होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी शुरू में इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगी, तो कोई इनोवेशन आएगा, फिर डिस्टर्बेंस होगी, डिस्टर्बेंस की वजह से नया इक्विलिब्रियम आएगा, फिर डेवलपमेंट होगी, ऐसा उनका मानना था। अब ग्रोथ प्रोसेस क्या है शुम्पीटर का, वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। देयर आर टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ शुम्पीटर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी और डिके या डाउनफॉल कैसे होगा कैपिटलिज्म का, तो नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, शुम्पीटर बिलीव्स दैट टू बिगिन विद इकोनॉमी इज इन द स्टेट ऑफ स्टेशनरी इक्विलिब्रियम। शुम्पीटर ये मानते थे कि जब इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है तो इकोनॉमी एक स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में है। दिस इज अ स्टेट इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली रिपीट देमसेल्फ। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो अपने आप को सिस्टमेटिकली रिपीट करती जाएंगी और स्टेशनरी इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ दिस स्टेट ऑफ इकोनॉमी को, तो इस स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी में क्या क्या होता है, उसमें उसके क्या क्या फीचर्स होंगे वो मैंने नंबर वाइज लिखे हुए हैं। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिपीट देमसेल्व्स इन अ सेट पैटर्न, कि मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे सर्विस दी, उसके बदले मैंने गुड ले लिया, उसके बदले उसने मुझे पैसे दिए, ऐसे ऐसे मतलब सर्कुलर फ्लो रिपीटेड पैटर्न में चलता रहेगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कॉमोडिशन आर इक्वल। कॉमोडिशन मतलब कॉमोडिशन नहीं होगा, कॉमोडिटीज़ होगा, ठीक है, मैंने यहाँ कॉमोडिशन लिख दिया गलती से। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कॉमोडिटीज़ और सर्विसेज जो भी है वो इक्वल होगी, इसका मतलब ये है कि शुरुआत में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। थर्ड पॉइंट है देयर इज़ एन ऑप्टिमम या ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितनी डिमांड है उसी हिसाब से सप्लाई हो रही है, एक ऐसा लेवल है जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वही हो रहा है, फालतू माल नहीं बन रहा। फोर्थ पॉइंट, ईच फर्म इज इन द स्टेट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इक्विलिब्रियम। हर एक कंपनी के अंदर जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन चल रहा है उस इंडस्ट्री में वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के इक्विलिब्रियम पे चल रही है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है लॉन्ग रन में। ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवॉर्ड इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो हर एक बंदे को उतनी तनख्वाह मिल रही है जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। देयर इज़ नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब बंदा खुद से अनएम्प्लॉयड रहना चाहता है तो ठीक है, मगर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बंदा काम करना चाहता है मगर उसे काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हैं जो स्टेशनरी स्टेट या स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में होंगी इकोनॉमी के अंदर। अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर, इन
a stationary state, the process of growth is initiated by the entrepreneur or innovators. तो जब भी इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेट में होगी तो ग्रोथ के प्रोसेस को इनिशिएट कौन करेगा? इनोवेटर्स या एंटरप्रेन्योर्स. द इनोवेटर्स अंडरटेक रिस्क्स and are always striving for new technology or new ways of doing things. तो इनोवेटर्स हमेशा रिस्क लेके काम करने के नए नए तरीके ढूंढेंगे या अपनी कॉस्टिंग को कम करने जाएंगे, तो नई टेक्नोलॉजी पे काम करते रहेंगे इनोवेटर्स. इन शुम्पीटर्स ग्रोथ मॉडल इनोवेटर्स आर द प्राइम मूवर्स ऑफ द ग्रोथ. इनोवेटर्स ही जो प्राइम मूवर्स है, मेन बंदे हैं जो ग्रोथ लेके आते हैं. इनोवेशंस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज ऑफर न्यू कमोडिटीज इन द मार्केट. इनोवेशन से या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है या नई नई कमोडिटीज आती है मार्केट में. देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ इनोवेशंस. उन्होंने 5 मेन टाइप्स ऑफ इनोवेशंस के बारे में बात की थी. इनोवेशंस ऑफ न्यू गुड्स, कोई नया गुड लेके आना मार्केट में. यूज ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कोई नया मेथड प्रोडक्शन का लेके आना. ओपनिंग अ न्यू मार्केट, कोई नई मार्केट खोल देना. या फिर कॉन्क्वेस्ट फॉर न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कोई नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लेके आना. या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करना. ये 5 टाइप की इनोवेशंस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था. इट इज़ थ्रू सच इनोवेशंस दैट द इनोवेटर्स ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइंड न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ ग्रोथ. ये 5 तरीकों के थ्रू जो इनोवेटर्स होते हैं वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ग्रोथ को एक नए लेवल तक लेके जाते हैं. फॉलोइंग आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इनोवेटर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. तो उनको क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए, इनोवेटर को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी? ही और शी शुड हैव द नॉलेज टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स एंड एक्वायर न्यू रिसोर्स. उनको नया रिसोर्स या न्यू गुड बनाने की नॉलेज होनी चाहिए. और दूसरा पॉइंट, इनोवेटर्स नीड कैपिटल. उनको पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए. तभी तो एजम्पशन ली थी कि उनको कैपिटल या फिर जो क्रेडिट है वो रेडिली अवेलेबल होगा. इट इज़ ओनली थ्रू कैपिटल दैट एन एंटरप्रेन्योर और एन इनोवेटर कैन एक्वायर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो उनको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेने के लिए उनको पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए. अदरवाइज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र रिसोर्सेज फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग यूजेज. तो अगर उनको पैसे ही नहीं मिलेगा तो उनको एग्जिस्टिंग यूजेज में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे हैं उनको हटा के वो अपने हिसाब से कैसे काम करवाएंगे उनसे. दस कैपिटल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ प्रोसेस में कैपिटल या पूंजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. शुम्पीटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इनोवेटर्स डिपेंड बेसिकली ऑन बैंक क्रेडिट एंड नॉट सो मच ऑन सेविंग्स. वो अपनी सेविंग्स पे डिपेंड नहीं करते बल्कि बैंक से जो क्रेडिट या लोन्स मिलते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस उनकी ज़्यादा होती है. इन शुम्पीटर्स मॉडल बैंक क्रेडिट इज अकॉर्डेड हायर सिग्निफिकेंस दैन सेविंग. सेविंग से भी ज़्यादा जोर बैंक के क्रेडिट या बैंक के लोन्स को दिया गया है. इन द शॉर्ट period, bank credit is expected to cause inflation as production does not respond immediately to the investment. शॉर्ट पीरियड में उनका ये मानना था जब लोन्स देते हैं बैंक तो एकदम से प्रोडक्शन तो बढ़ती नहीं है, तो मनी सप्लाई की बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है. आफ्टर इनोवेशंस आर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट रिसीविंग फ्लो ऑफ रिटर्न्स टू पे बैक देयर क्रेडिट्स. तो एक बार जब इनोवेटर्स ने सक्सेसफुली जो भी इन्वेंशन या इनोवेशंस की हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और माल बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया तो उनको उनके पैसे वापस आने शुरू हो जाएंगे, उनको जो प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे और उन प्रॉफिट्स के थ्रू जो इनोवेटर्स हैं वो बैंक का क्रेडिट वापस कर देंगे. दस बैंक क्रेडिट इज़ एन इंटेग्रल एलिमेंट ऑफ शुम्पीटर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ. तो जो भी शुम्पीटर का जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है उसमें जैसे इनोवेटर्स हैं और इनोवेटर्स को पैसा चाहिए और पैसा बैंक के लोन के थ्रू आएगा, तो ये जो बैंक का लोन है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो शुम्पीटर मॉडल के अंदर डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट, फोर्स्ड सेविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इन शुम्पीटर्स मॉडल. शुम्पीटर के मॉडल में जो फोर्स्ड सेविंग है उसको भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका बताया गया है कैपिटल एक्यूमुलेशन का. ठीक है, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, इनोवेटर्स प्रेफर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स. जब भी वो बोरो करेंगे तो वो ज़्यादा क्या बनाएंगे? प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब मशीनें वगैरह. दस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर विड्रॉन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड डाइवर्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स. उनका ये मानना था कि जो भी लेबर हैं, जो भी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जब प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री में पैसा आएगा तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि उनको वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलेंगी. एज अ कंसिक्वेंस कंज्यूमर्स गेट्स लेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सेविंग मोर एंड मोर ऑफ देयर इनकम. तो जब उनको कंज्यूमर गुड्स कम मिलेंगे तो कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे, जब महंगे हो जाएंगे तो वो कम कंज्यूमर गुड्स खा पाएंगे, उसकी वजह से उनकी जेब में पैसा रह जाएगा जिसको फोर्स सेविंग कहा जाता है, कहा गया है इस मॉडल में.
In Schumpeter's model of growth, the process of growth begins from the stationary state. तो शुरुआत में इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेट पे होगी. In this state, no new investment takes place, nor there is any increase in population. ना ही पॉपुलेशन बढ़ रही है और ना ही कोई नई इन्वेस्टमेंट आ रही है इकोनॉमी में. ठीक है. देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द सिस्टम. इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट भी है. ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सिस्टम रिपीट देमसेल्व्स इन देयर ओन वे. मतलब अपने हिसाब से रिपीटेडली सर्कुलर फ्लो चलता जा रहा है. बट अब जब इनोवेशन आई फिर क्या हुआ? व्हेन एन इनोवेटर अडॉप्ट्स innovative methods of production, there is a substantial rise in his profit rate to begin with. शुरुआत में इनोवेटर ने इनोवेशंस लगाई और उसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ गया. To implement their innovations, innovators are dependent upon bank credit so that they do not have to generate capital resource themselves. तो शुरुआत में जो भी इनोवेटर्स होते हैं वो अपनी इनोवेशंस के लिए बैंक के लोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि उनको अपना पैसा ना खर्चना पड़े. ठीक है. Once an innovation is introduced, many entrepreneurs tend to flow it. तो जब भी कोई इनोवेशन इंट्रोड्यूस की जाती है इकोनॉमी में, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं, वो उसका तोड़ देखने के लिए कोई और गुड़ बनाते हैं. ऐसे करते करते ये प्रोसेस चलता रहता है. In the process of more and more bank credit, in the process more and more bank credit is needed. तो और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और ज़्यादा इनोवेटर्स आएंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंक का लोन्स चाहिए होगा. More and more of money income is generated and prices tends to rise. तो और ज़्यादा लोन्स जाएंगे और ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइजेस राइज हो जाएंगे. देयर इज़ अ वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द सिस्टम. पूरे सिस्टम में जो है ऑप्टिमिज्म फैल जाएगी कि नई नई टेक्नोलॉजी लाओ, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर विड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स रिजल्टिंग इन फोर्स सेविंग बाय कंज्यूमर्स. जैसा कि मैंने पहले कहा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, जो लेबरर्स वगैरह हैं और अदर फैक्टर्स हैं, उनको कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री से लगा के जो प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें लगाया जाएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे. कंज्यूमर गुड्स महंगे होंगे तो कंज्यूमर्स कम उनसे खा पाएंगे, तो कंज्यूमर्स की जेब में पैसा रह जाएगा, जिसको फोर्स सेविंग कहा गया है इस मॉडल में. स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ ऑल्सो बिकम prominent and bank credit becomes available even for such activities. तो स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी, जो सटोरिया टाइप एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी जो बैंक क्रेडिट अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा. दिस फर्दर स्टिमुलेट्स द प्राइस राइज एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट्स. इससे क्या होगा? प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट तो ऑलरेडी जो स्पेकुलेटर्स हैं उनके हाई चल रहे होते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूज अनइंटरप्टेड for some time, after which the economy starts stagnating once again. ये प्रोसेस काफ़ी देर तक चलेगा मगर एक टाइम के बाद इकॉनमी फिर से स्टेगनेशन पे चली जाएगी. This happens when new firms start imitating the old ones. ये तब होगा जब नई फर्म्स भी वही काम करेंगी जो पुरानी फर्म्स कर रही हैं. Imitators are able to produce at low cost that brings down the price level in the system. तो जो कॉपी करने वाली फर्म्स हैं वही सेम चीज़ वो सस्ते में बनानी शुरू कर देंगी, जिससे कि जो प्रॉफिट्स हैं या प्राइस लेवल्स हैं वो गिरने शुरू हो जाएंगे. फॉर द ओल्ड फर्म्स द साइज ऑफ द मार्केट श्रिंक्स. जो ओल्ड फर्म्स हैं वही माल अब दूसरी कंपनियां बनाने लगी हैं तो उनके लिए तो मार्केट गिर गई है ना, उनका तो माल कम बिकेगा. एंड दिस डिवेल्प्स ऑल राउंड डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज इन द इकॉनमी. और इसकी वजह से प्राइजेस फॉल होंगे और इकॉनमी में डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज आ जाएंगी. अनसर्टेनिटी एंड हाई रिस्क डैम्पन्स द स्पिरिट्स ऑफ द इनोवेटर्स एंड देयर एक्टिविटीज़ आर स्टॉप्ड. जब काफ़ी अनसर्टेनिटी हो जाएगी और रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा तो वो नई नई इनोवेशंस करनी छोड़ देंगे और उनके प्रॉफिट्स भी गिर जाएंगे. तो इनोवेशंस को अपने आप ही जो है इनोवेशंस अपने आप ही ठप हो जाएंगी. द इकॉनमी वंस अगेन फाइंड्स इट्स स्टेशनरी इक्विलिब्रियम. तो ऐसी सिचुएशन में इकॉनमी फिर से अपना इक्विलिब्रियम एक ढूंढ लेगी. बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज द न्यू इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देन द ओल्ड. तो इसका कहने का मतलब है कि जो ओल्ड इक्विलिब्रियम था उससे हायर रेट पे चलेगी और अगर हल्का सा स्टेशनरी हो भी गई तो पुराने लेवल से तो ऊपर ही है ना इकॉनमी. समझ की बात. दिस पॉइंट्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी. ये बताती है कि इकॉनमी इस तरीके से ग्रो करती है. अब सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, डिके या डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म, उनका क्या मानना था? शुम्पीटर ऐसा नहीं मानते थे कि भाई मार्क्स की तरह जो लेबर यूनियन है वो हमला कर देंगी, मार देंगी, ऐसा हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा. उस टाइप से वो बात नहीं करते थे. लाइक कार्ल मार्क्स, शुम्पीटर ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द डिके ऑफ कैपिटलिज्म एज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स ओन ग्रोथ. कार्ल मार्क्स की तरह ये भी मानते थे कि कैपिटलिज्म अपनी ग्रोथ करता है काफ़ी तेज़ी से, उसी वजह से कैपिटलिज्म का खात्मा होता है. अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर देयर इज़ इनहेरेंट
देयर इज इनहेरेंट इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम अ टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि कैपिटलिज्म अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन खुद करता है. These factors make not only the destruction of the capitalist system but for the emergence of socialist civilization. तो ये अपनी खात्मा तो करेगी कैपिटलिज्म, मगर एमरजेंस किसका आ जाएगा, किसको राइज करेगी, सोशलिस्ट सिविलाइजेशन को, मतलब सोशलिज्म को बढ़ावा देगी. सक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म वुड इटसेल्फ बी द कॉज ऑफ डिके. सक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म जो है वही उसके डिके का कारण है. डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म विल नॉट बी ड्यू टू इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स बट इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस दैट टेंड टू एमर्ज ड्यूरिंग द ग्रोथ प्रोसेस. तो जो कैपिटलिज्म की ग्रोथ प्रोसेस में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उसी वजह से कैपिटलिज्म का खात्मा होगा. कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किए हुए हैं. फॉलोइंग आर द 3 प्रिंसिपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिके ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर. तो पहला क्या है, ऑब्सोलेसेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस. तो सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया था, शुम्पीटर बिलीव्स that the success of innovating entrepreneurs makes innovations a usual routine which can be handled by paid managers as well. उनका ये मानना था शुम्पीटर का कि जो भी सक्सेस होगी इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स की, वो इनोवेशंस जो भी वो करते हैं वो एक यूजुअल रूटीन बन जाएगा. ठीक है, जो कौन हैंडल कर रहा है, पेड मैनेजर्स. Accordingly, the social as well as economic significance of the entrepreneurs tend to finish. अगर वो पेड मैनेजर्स काम कर रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर का रोल क्या रह गया, वो तो घर बैठ के खा रहा है मज़े से. They are replaced by managers and this process of replacement implies the process of decay of capitalism. तो जब इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स घर बैठ के खाना शुरू कर देंगे और उनके बिहाफ पे जो उन्होंने मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है वो ये सारे काम करेगा, तो एंटरप्रेन्योर्स की तो और इनोवेटर्स की तो वैल्यू कम होगी. सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्ट्रक्शन ऑफ institutional framework is the second important factor that explains the decay of capitalism. कैसे? Success of innovators make them so indifferent that the very institutional framework of innovation activity is destroyed in the course of time. जो success है innovators की वो इतनी ज़्यादा उनके सर पे चढ़ जाती है कि जो institutions या जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उनकी सक्सेस का, उनकी इनोवेशंस का, वो उसी को तबाह कर देते हैं. इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट लूज देयर ट्रू सैंक्टिटी विद टू मच कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. सारी इकोनॉमिक पावर उनके हाथ में चली जाती है इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के, और आम बंदे के पास कुछ रहता नहीं है. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं या प्रॉपर्टी हैं, ये सारी जो है फ्यू हैंड्स में एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है. Rights of proprietorship are gradually replaced by rights of शेयर होल्डर्स. तो अब शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, मतलब कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि शेयर होल्डिंग आ जाएगी उनके अंदर, पब्लिक भी शेयर होल्डर बन जाएगी. कंसिक्वेंटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म कम्स टू एन एंड. जब उस कंपनी के सारे मालिक हो जाएंगे, शेयर होल्डिंग हो जाएगी, मार्केट में सेल परचेज शेयर का शुरू हो जाएगा, तो जो उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो मज़े थे कि जब मर्जी जो मर्जी इन्वेंशन कर दो, जो मर्जी कमोडिटी ले आओ, अब ऐसा नहीं हो पाएगा. अब शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी और कामों में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ जाएंगी. तीसरा पार्ट आ जाता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द कैपिटलिज्म. जो प्रोटेक्टिंग पावर थी कैपिटलिज्म की, उसी को डिस्ट्रॉय कर देती है कैपिटलिज्म की सक्सेस. कैसे? डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग पॉलिटिकल पावर इज येट अनदर कॉज ऑफ डिके ऑफ कैपिटलिज्म. पावर्स ऑफ मोनार्की आर मच रिड्यूस्ड विद द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म. जैसे जैसे कैपिटलिज्म ग्रो करेगी तो मोनार्की या जो राजे महाराजों की जो पावर है वो तो कम हो जाएंगी, अब तो डेमोक्रेसी की तरफ चला जाएगा सिस्टम. डाउटलेस इट इज़ द मोनार्की दैट फैसिलिटेटेड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म टू बिगिन विद. शुरुआत में तो मोनोपोली की हेल्प कौन करता है, मोनोपोली को आगे ले जाने में कौन मदद करता है? शुरुआत में कैपिटलिज्म जो है उसको आगे ले जाने में, उसकी मोनोपोली क्रिएट करने में मोनार्की उसकी हेल्प करते हैं, राजे महाराजे हेल्प करते हैं. ठीक है, विद या फिर डिक्टेटर. विद द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म मोनार्की इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेसी. तो जब भी कैपिटलिज्म ग्रो करेगी, लोगों के हाथ में पावर्स होंगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोगों को जॉब्स अच्छी होंगी, तो वो डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे. द क्लास of intellectuals start developing fast under capitalism and they fail to get full opportunities of employment. तो एक क्लास ऐसी डेवलप हो जाएगी इंटेलेक्चुअल्स की जिनके पास नॉलेज तो है मगर उनके पास नौकरी तो नहीं है. तो जब नौकरी नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो ऐसे काम करेंगे जिससे सिस्टम चेंज हो जाए. दिस causes unrest amongst them. तो जब नौकरी नहीं मिलेंगी वो हड़तालें करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे. Joining hands with workers, they start revolting against the system of capitalism and it
अल्टीमेटली ब्रिंग्स द डिके ऑफ कैपिटलिज्म। तो वो क्या करेंगे, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो वर्कर्स के साथ मिलके लेबर यूनियंस बनाएगा, फिर मूवमेंट्स करेगा, और जिसकी वजह से जो कैपिटलिज्म है उसका डिके आना तय है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है शुम्पेटर ने थ्योरेटिकली बताया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो शुम्पेटर के मॉडल हैं उसके जो है इक्वेशंस क्या बनती हैं। शुम्पेटर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ के अंदर क्या क्या आ जाता है। शुम्पेटर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ में बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहला उनका क्या मानना था, प्रोडक्शन फंक्शन। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, प्रोडक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ लेबर फोर्स, रिसोर्स एंडोमेंट एंड साइज ऑफ कैपिटल एज वेल एज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उनका ये मानना था ओ मतलब आउटपुट इज अ फंक्शन, फंक्शन मतलब डिपेंड किस पे करती है, साइज ऑफ लेबर जिसको एल दिया गया है, के रिसोर्स एंडोमेंट, एंडोमेंट आना था, एंडोमेंट लिख दिया मैंने, रुको 2 मिनट, स्पीड में कभी कभी हो जाता है, रिसोर्स एंडोमेंट्स, ठीक है। और जो क्यू है ये है साइज ऑफ कैपिटल एंड टी इज टेक्नोलॉजी। इन 4 चीज़ों पे प्रोडक्शन या आउटपुट के लेवल डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, सेविंग्स किस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, सेविंग्स डिपेंड ऑन वेजेस, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। तो हम लिखेंगे एस मतलब सेविंग, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू मतलब वेज रेट, and R is the rate of profit and small r, capital R rate of profit, small r rate of interest। इन तीनों चीज़ों पे सेविंग्स डिपेंड करती है। नेक्स्ट उनका मानना था इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, टोटल इन्वेस्टमेंट में बी डिवाइडेड इनटू इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट को आई ले लिया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल आई एंड स्मॉल आई, एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल आई और ए थोड़ा नीचे लिख के कर दिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को मिला के ही बनी है। नेक्स्ट आ जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट रेट एंड द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो उनका ये मानना था इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, आर कैपिटल आर रेट ऑफ प्रॉफिट, स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्यू स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन सारी चीज़ों पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है मतलब डिपेंड करती है। नेक्स्ट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन रिसोर्स डिस्कवरी, के क्या होता है, रिसोर्स डिस्कवरी, एंड टी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो चल रही है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो टी इज़ अ फंक्शन ऑफ ई, टी मतलब टेक्निकल प्रोग्रेस, एंटरप्रेन्योर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना टेक्नोलॉजी आगे आगे जाएगी, समझ गए बात, उतना वो कॉस्टिंग को कम करने के चक्कर में नई नई इनोवेशंस लेके आएंगे। एंड नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो जितने एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतना जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्कवर होते रहेंगे। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स किस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा हो जाएगी, और जो सोशल क्लाइमेट चल रहा है इकोनॉमी के अंदर उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये किस पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड देयर सुपर मल्टीप्लायर। तो बेसिकली ओ जो है, जो कैपिटल हुआ है उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा गया है, और ये जो है सेविंग्स और ये इन्वेस्टमेंट्स और ये जो के है उनका सुपर मल्टीप्लायर, कि ये उनके सुपर मल्टीप्लायर पे डिपेंड करती है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में से कितना पैसा इनोवेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। एंड नेक्स्ट इज वेजेस, वेजेस किस पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। तो हमने लिख लिया डब्ल्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ आई, डब्ल्यू मतलब वेज बिल एंड आई इज़ द इन्वेस्टमेंट। और सोशल क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, द सोशल क्लाइमेट इज रिफ्लेक्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो एक्स मतलब जो सोशल क्लाइमेट है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है अनइक्वल होता रहेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। नेक्स्ट, ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट। तो ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट इक्वल्स प्रॉफिट प्लस वेजेस। तो ओवरऑल उन्होंने कहा था ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट किसके बराबर है, जो है जो रेट ऑफ प्रॉफिट है एंड वेजेस जो है उसके ऊपर आता है। ऑलरेडी वो ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है। तो ओ जो कैपिटल हुआ है इट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है, एंड आर
इज़ द रेट ऑफ प्रॉफिट एंड W इज़ द वेज रेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म। इसको बुराई क्या कही गई है, मतलब पूरी ओवरऑल बुराई क्या की गई है इस थ्योरी की। कंपेयर टू अदर मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, शुम्पीटर्स मॉडल इज मोर प्रैक्टिकल एंड देयरफॉर यूजफुल। कैसे? शुम्पीटर वॉज perhaps the first economist to formulate a growth model free from constraints of diminishing returns, population growth and fixity of land। यही एक मॉडल था, ये पहला मॉडल है जो कि ये बातें डिस्कस करता है कि भाई डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करता, और जो फिक्सिटी ऑफ लैंड है कि लैंड फिक्स रहेगा, ऐसी बातें डिस्कस नहीं करता। ही एनालाइजेज द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ राइजिंग रियल इनकम और द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो वो ये कहता है कि लोगों की रियल इनकम या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ड्यू टू इनोवेशन, तभी ग्रोथ होती है। ही अकॉर्ड्स नोटेबल सिग्निफिकेंस टू द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने ये बोला है कि विदाउट इनोवेटर्स या एंटरप्रेन्योर्स ग्रोथ हो ही नहीं सकती। काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है इन चीज़ों को। ही ऑल्सो हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो बैंक क्रेडिट तो लाजमी है ना, बैंक के लोन्स के बगैर तो नहीं हो सकता। डिस्पाइट दीज मेरिट्स, however, the model suffers from certain notable shortcomings as stated below। इन सारी बातों के बगैर भी कुछ बातें उन्होंने ऐसी कर दी जिनकी बुराई की जाती है। कौन कौन सी? undue significance to entrepreneurs and innovators। इन एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर को दोनों को ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया है मॉडल में। शुम्पीटर accords undue significance to entrepreneurs and innovators in the context of growth। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सिग्निफिकेंस दे दी अपने मॉडल में। In the present setup, entrepreneurs no longer acts as innovators alone। सिर्फ entrepreneurs ही innovators नहीं है, their functioning, जो भी उनकी काम है, is basically restricted to the organization of labor। उनका जो entrepreneurs का मेन काम है जो है लेबर को ऑर्गेनाइज करना है। The task of innovation has become a specialized job entrusted to a specialized set of persons in the modern industrial setup। तो ये जो इनोवेशंस का टास्क है वो एंटरप्रेन्योर का नहीं रह गया, अब किसी और का रह गया। जो साइंटिस्ट होते हैं वो नई नई इनोवेशंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, undue importance to technology। Schumpeter treats technology as the central variable in the context of economic growth। उनका मानना यह था कि विदाउट टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। The significance of other variables, particularly कैपिटल सीम्स टू हैव बीन रिलेटिवली अंडरमाइंड। तो जो कैपिटल या पूंजी या पैसे को जोर देना चाहिए था उस पर उतना जोर नहीं दिया और टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे दिया। अनड्यू इंपॉर्टेंस टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। पूरे मॉडल में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को काफ़ी जोर लगाया गया। शुम्पीटर वेरी राइटली क्लासिफाइज इन्वेस्टमेंट एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में तो बता दिया कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी होती है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी होती है। हाउएवर, he seems to have accorded undue significance to the role of autonomous investment। उन्होंने autonomous investment को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और induced investment को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। induced investment is equally significant या significance is equally significant लिखना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, significant लिख लेता हूँ। ठीक है, significant if not more to accelerate the process of growth। तो मतलब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को भी तो जोर देना चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि बिना प्रॉफिट के लालच में इनोवेटर्स पैसा लगाई जाएंगे, उससे नई इन्वेंशंस होती रहेंगी और करते रहेंगे। समझ की बात। अनड्यू इंपॉर्टेंस टू इनोवेशंस को भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ऑल्सो शुम्पीटर सीम्स टू हैव गिवन अनड्यू इंपॉर्टेंस टू इनोवेशंस एज द बेसिस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। उनका ये मानना था कि बिजनेस साइकिल जो मार्केट में या इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनका मेन रीज़न इनोवेशंस ही हैं। ही ट्रीट्स इनोवेशन एज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल्स। हाउएवर, द फैक्ट इज़ दैट इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इनोवेशंस आर जस्ट वन ऑफ द वेरियस कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। जो इनोवेशंस है वो बिजनेस साइकिल होने का वन ऑफ द रीज़न है, मगर टोटली वन रीज़न नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट, फॉल्स प्रोफेसी। शुम्पीटर मेक्स अ फॉल्स प्रोफेसी रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने ये कहा कि भाई कैपिटलिज्म का फ्यूचर है कि वो अपने कामयाबी से खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इंस्टेड ऑफ वीकनिंग, कैपिटलिज्म इज़ एमर्जिंग टू बी एवर स्ट्रॉन्गर सिस्टम ऑफ द इकॉनमी। बजाय इसके कि इकॉनमी गिरे, हर एक इकॉनमी में आप लगा लो आजकल के टाइम पे कैपिटलिज्म ही फैल रहा है लगातार। The causes identified by Schumpeter for the downfall of capitalism are not found to have much relevance in the present day world। जो उन्होंने कहा था कि भाई इन वजह से कैपिटलिज्म की डाउनफॉल आ जाएगी, उस वजह से खैर अभी तक तो आ नहीं रही है। लगातार कैपिटलिस्ट जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज थी वो भी कैपिटलिस्ट होती जा रही हैं। समझ की बात। तो कोई भी जो है पूरी की पूरी सोशलिस्ट इकोनॉमी अब इस सिचुएशन में बची नहीं है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।